एक अंग्रेजी की कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, बैड हैबिट्स ऑल्सो डाई वेरी हार्ड। ये जो कल का जो मैच हुआ है, इंडिया 10 विकेट से मैच जरूर जीत गया, लेकिन इससे क्या आप बहुत ज्यादा खुश हैं? क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम में सब कुछ सेट हो गया है और क्या हमको अब आगे के मैचेस के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिल गई है? मुझे तो लगता है कि ये जो टीम मैनेजमेंट ने और रोहित शर्मा ने जो एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं पिछले 2-3-4 महीनों में, ये इनको हॉन्ट करने वाली हैं बहुत बुरी तरह से। और बाकी जो टीम सिलेक्शन आज होने वाला है वर्ल्ड कप के लिए, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। टॉस जीत के रोहित शर्मा ने जो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया नेपाल जैसी टीम के साथ, तो उसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था। इंडियन टीम के बॉलर्स को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। पिछला मैच कंप्लीट ना हो जाने की वजह से सिर्फ बैट्समैन ही एक्सपोज हो पाए थे, अभी बॉलर्स का एक्सपोज होना बाकी था। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, बॉलर्स एक्सपोज ही हुए हैं। और एक्सपोज एक्चुअली बॉलर्स की गलती कम थी, क्योंकि वो मैच प्रैक्टिस में ही नहीं थे। देखिए, बेंगलोर में आप किसी भी तरह का कैंप लगा लें, कुछ भी कर लें, वो मैच सिमुलेशन कभी नहीं हो पाता है। चाहे आप आपस में टीम बांट के और कितनी भी मैच प्रैक्टिस के लिए आप सिमुलेशन करने की कोशिश करें, वो बात नहीं आ पाती है जो एक एक्चुअल मैच में आती है। कल के मैच में टॉस जीत के जब इन लोगों ने बॉलिंग शुरू की, तो सबसे पहले तो देखिए, आपको पता चला कि आपकी टीम में कोचेस की क्या जरूरत है। अब वो फील्डिंग कोच के ऊपर कैमरा बार बार जा रहा था जब इंडियन टीम ने शुरू में 5 ओवर में ही 3-3 कैच छोड़ दिए। तो अब यहां देखिए, श्रेयस अय्यर ने जो कैच छोड़ा, अब कहने को ये है कि वो डिफिकल्ट कैच था, लेकिन डिफिकल्ट कैच ये कोई मोहल्ले का गेम थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब जो जिस तरह से विराट कोहली ने कैच छोड़ा, अब विराट कोहली ने भी जंप करके कैच पकड़ने की कोशिश की, और ईशान किशन ने तो जो कैच छोड़ा है वो तो विकेट कीपिंग की बहुत बड़ी बेसिक मिस्टेक है। वो उस तरह से हाथ अपने लेके गया है, वो जिस तरह से इस तरह से कैच पकड़ रहा था, इस तरह से मुर्गी पकड़ी जाती है। अब कौन समझाएगा इनको? और जो भी फील्डिंग कोच है, क्या उसकी ये मजाल है कि वो विराट कोहली को कुछ बोले कि तुमने कैच कैसे छोड़ा, या श्रेयस अय्यर को कुछ बोल सके, या वो कुछ उनको सिखा सके? ये देखिए, ये जैसे ईशान किशन ने जो कैच छोड़ा है, जो इतना लड्डू कैच हाथ का टपकाया है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस बराबर नहीं की है, क्योंकि आपका हाथ ऑटोमेटिकली बराबर सिचुएशन में जाना चाहिए, बराबर पोजीशन में जाना चाहिए। आप कैसे इस तरह से बिल्कुल ही अजीब तरह की ग्रिप से आप कैच लेने जा रहे हो एज अ विकेट कीपर? और विकेट कीपिंग में दुनिया के सारे विकेट कीपर्स को ये बात मालूम है, हम सबको भी, जिन्होंने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, सबको मालूम है कि लेग साइड के और लेग साइड के बाहर के जो कलेक्शंस होते हैं वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो उसमें आपका हाथ बराबर अगर जाएगा तो कैच अपने आप अंदर आएगा। इसका मतलब ये है कि हार्ड यार्ड्स नहीं किए गए हैं ना प्रैक्टिस में, इसी वजह से तो आपका हाथ गलत जा रहा है। अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली जाता है। अगर आपने 500 कैचेस उस तरह से पकड़े हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली सही जाएगा। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं हाथ ऊपर ले जाऊं कि नीचे ले जाऊं कि साइड से ले जाऊं, किस तरह से कप बनाऊं मैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे बहुत सारी गलतियां एक्सपोज होती हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम मैच जीत जाते हैं ना, भले वो नेपाल की टीम हो, और आज ये कहने के लिए हमारे पास एक कंसोलेशन जरूर है कि नहीं, नेपाल की टीम हुई तो क्या हुआ, हमने मैच जीता तो 10 विकेट से। तो आप नेपाल की टीम को 10 विकेट से मैच हरा के बहुत खुश हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बला से आप तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा आप पटाखे फोड़ने लग जाओ। लेकिन सामने वाली टीम अगर जरा चेंज कर दीजिए, आप यही टीम अगर ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की होती और उसके 5 ओवर में आपने 3 विकेट छोड़ दिए होते, 3 कैचेस छोड़ दिए होते, तो कल के मैच में वो स्कोर लगाते 375 रन। आप मिचेल मार्श का एक बार कैच छोड़ के तो देखो जरा शुरू में, उसके बाद देखना। और उसके बाद आपने बॉडी लैंग्वेज देखी इंडियन बॉलर्स की। मोहम्मद सिराज, मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है उस बॉलर के ऊपर, लेकिन नेपाल जैसे बैट्समैन के ऊपर उसके छक्का मारने के बाद आप नाराज होते हो तो ये अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा दिल बड़ा करके खेलना चाहिए। और मैं बहुत खुश होता अगर मोहम्मद सिराज कहता कि वेल डन, वेल प्लेड, लेकिन नहीं, आप गुस्सा हो रहे हो, बॉलिंग खुद खराब कर रहे हो, छक्का खा रहे हो, और उसके बाद वो गरीब बेचारे बैट्समैन को जिसने की पहली बार इस लेवल की बॉलिंग खेली है, आप उसके ऊपर नाराज हो रहे हो। हालांकि बहुत अच्छा हुआ कि सिराज ने कुछ उसको अपशब्द नहीं बोले,
लेकिन जिस तरह से वो स्टेयर दिया उसने, अब कमेंटेटर्स तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं वो फास्ट बॉलर का वो जो उसका एक रिएक्शन होता है वो है, लेकिन फास्ट बॉलर को ये भी समझना चाहिए कि सामने बैट्समैन कौन है और उस बैट्समैन ने आपकी पोल खोल के रख दी है। तो ये रोहित शर्मा को बहुत पूरी तरह से ब्लेम रोहित शर्मा के ऊपर जाता है, जिस तरह से बॉलिंग की परफॉर्मेंस कल हुई है। बॉलर्स ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि इंडिया के जो शुरू में जो 3 कैच इन्होंने टपका दिए, उसके बाद ये लोग काफी एक्सपोज हुए हैं। अगर मान लीजिए वो 3 कैच पकड़ लेते तो क्या होता, 5 ओवर में उनके 10 रन पे 3 विकेट हो जाते। या चलिए वो तो एक ही बैट्समैन का एक ही बैट्समैन के 2 कैच छूटे थे, तो 5 ओवर में अगर 10 रन पे 2 विकेट हो जाते नेपाल के, हो सकता है कि नेपाल 60-65 रन पे ऑल आउट भी हो जाती टेंशन में या प्रेशर में। हालांकि मुझे वो बिल्कुल भी प्रेशर में लगे नहीं थे, उनके ऊपर ओकेजन का कुछ भी प्रेशर नहीं था और ये बहुत अच्छी बात थी। मैं तो कहूंगा 100% मार्क्स हैं कल के मैच में नेपाल के लिए। लेकिन इंडिया के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर मुझे नहीं लगता कि मिला है। और जिस तरह से बाद में ये जो रिड्यूस्ड टारगेट मिला डकवर्थ लुइस के हिसाब से इंडिया को, जो 23 ओवर में 145 रन बनाने थे इनको, उसके लिए जो शुरुआत इन्होंने की, रोहित शर्मा ने फिर वही गलती की। हालांकि शुभमन गिल ने पिछले मैच से थोड़ी सी सीख ली और वो 2 फीट क्रीज के आगे स्टांस लेके खड़ा हुआ था। रोहित शर्मा ने फिर भी नहीं किया, वो फिर भी क्रीज में घुस के खेल रहा था। और पहला ओवर जो रोहित शर्मा ने खेला है, मैं तो दाद दूंगा वो नेपाल के बॉलर की, कि वो बैट्समैन के इतने बड़े स्टेचर से बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं हुआ और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो बेचारे की स्पीड कम थी, अगर वही स्पीड 140 की होती तो रोहित शर्मा उस ओवर में 3 बार आउट हो गया होता। और ये अगले मैच में ये फिर से, क्योंकि ये अपनी गलतियों से सीखता नहीं है रोहित शर्मा। ये अगले मैच में क्या होगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट 10 मार्च को, अभी 10 सितंबर को इनका मैच होने वाला है और ये फिर से वही गलती करेगा, क्रीज में घुस के खेलेगा। एक तो चेहरे से इसके डर साफ झलकता है, पता नहीं आपको समझ में आता है या नहीं। ये डरा हुआ रहता है बुरी तरह से। वो डरा हुआ रहने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये फिट नहीं है। आप माने या ना माने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडियन टीम में 2-3 प्लेयर्स बिल्कुल फिट नहीं है, जिसमें से एक रोहित शर्मा, दूसरा श्रेयस अय्यर और तीसरा शार्दुल ठाकुर। आप श्रेयस अय्यर को एक बार जरा सा अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें, तो रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर जितना इनका वजन है, इसके साथ ये योयो टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं? अगर ये योयो टेस्ट इन्होंने वाकई पास किया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे योयो टेस्ट के स्टैंडर्ड्स बहुत डाउन है। ये किसी भी हालत में इतने वजन के साथ योयो टेस्ट पास नहीं कर सकते, ये इनकी दम निकल जाएगी। कल भी हार्दिक पांड्या ने जो 8 ओवर फेंके हैं, 8वें ओवर में उसकी हालत देखने लायक थी। मुझे तो बहुत सीरियस डाउट है कि ये 10 ओवर पूरे फेंक भी पाएगा, और वो भी किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट जहां इसकी पिटाई हो चुकी होगी। उसके बाद नेपाल के अगेंस्ट आपकी बहुत सारी गलतियां डकी चुपी रह जाती हैं ऐसे छोटी टीमों के अगेंस्ट, क्योंकि वो बैट्समैन, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उनका इतना कैलिबर है कि वो आपकी गलतियों का फायदा उठा सके। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जोरदार बैटिंग की। इंडिया में रोहित शर्मा का बहुत ही ज्यादा मुझे डाउटफुल लग रहा है। मुझे नहीं एक तो ये क्या है, अकल नहीं लगाता है अपनी। ये मैच में जब तुमको मालूम है कि बॉलर तुम्हारे पैड पे बॉल मारने आ रहा है, तो तुम उसको मौका क्यों देते हो बॉल को स्विंग करने का? एक बार शुभमन गिल की तरह जरा क्रीज के 2 फीट बाहर आके खड़े हो जाओ और फिर हम देखते हैं कि शाहिनशाह अफरीदी क्या करता है। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शाहिनशाह अफरीदी को अपनी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी पता नहीं वो बॉल स्विंग हो या ना हो। अगर आपके 2 फीट बाहर खड़े होने से और उसके बाद जब आप एक फ्रंट में एक पैर बढ़ाते हैं, तो वो बॉल अगर आपके पैर पे लग भी गई तो वो इतनी ज्यादा आगे लगेगी कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा ही मिलेगा। और फिर अगर वहां से भी स्विंग होती है बॉल, तो बॉल के पास ट्रेवल करने के लिए इतना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा कि वो लेग स्टंप के बाहर भी निकल सकती है। तो ये बात अब मैं कौन होता हूं समझाने वाला? ये तो बैटिंग कोच को समझानी चाहिए, राहुल द्रविड़। बैटिंग कोच की तो खैर बात ही करना बेकार है, उसने तो खुद अपने करियर में 130 रन बनाए हैं, वो क्या समझाएगा? और ना रोहित शर्मा उसको अपने रूम में घुसने देता होगा। वो रोहित शर्मा और इस तरह के प्लेयर जो हैं,
या मोहम्मद शामी, ये पारस महामरे को घुसने देता होगा अपने रूम में? वो कहता होगा अपॉइंटमेंट लेके बात करना मुझसे। पारस महामरे क्या बताने वाला है? इन लोगों को, शामी और सिराज, ये लोग इतने बेवकूफों की तरह का इन लोगों ने बॉलिंग की है, एक भी यॉर्कर मुझे देखने को नहीं मिली। मतलब इनको क्या कौन बताएगा? एक एज अ बॉलर इनको खुद समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है मैच की कंडीशन में, हालांकि मैच में इतना कोई टेंशन नहीं था, तो पारस महामरे को बाहर से बोलना चाहिए, राहुल द्रविड़ को बोलना चाहिए कि भैया यॉर्कर ट्राई कर लो। चलो मैं ये नहीं कहता कि तुम नेपाल के बैट्समैन को आउट करने के लिए कर रहे हो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए ही कर लो। कल को किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट ऐसा फंस सकता है मामला, तो आपको यॉर्कर की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा डाउटफुल लगता है ये इंडिया, बिल्कुल बिना सोचे समझे ये लैपटॉप लेके बैठे जरूर रहते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग क्या है इसके बारे में मुझे सीरियस डाउट्स है। तो मेरा तो, जिस तरह से मैं पहले 2-4 महीने से कह रहा हूं कि मुझे इस बार इस इंडियन टीम से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अपने आप सामने वाली टीम कुछ अगर खराब कर दे तो हम जरूर खेल लेंगे, अदरवाइज हम तो अपनी तरफ से कुछ भी प्लानिंग या प्रिपरेशन करते हुए दिख नहीं रहे। रहा सहा इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके हमारे बॉलर्स को भी आउट ऑफ टच कर दिया है। अब ये 10 तारीख वाला जो पाकिस्तान का मैच है उसमें पता चलेगा कि ये क्या क्या करने वाले हैं और क्या होता है। हालांकि पाकिस्तान की टीम के साथ भी ऐसा है कि वो भी कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि वहां पे भी इंडिया की पोल ना खुले। लेकिन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये बहुत बुरी तरह से भूसा भर देंगे आपको। और आप, मुझे तो लगता है कि इंडिया टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंच गई तो खुशकिस्मत समझना चाहिए, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। और अभी केएल राहुल जैसे प्लेयर के लिए स्पेशल वेट किया जा रहा है। कल उसका पता नहीं क्या हुआ मैच में, जो उसको स्पेशली उसके लिए नेट्स करवाई गई, नेट्स ही कहूंगा मैं उसको, जो स्पेशल सिलेक्शन नेट्स हुई है कि उसको पूरा 50 ओवर का मैच खिलाना है, खिलाया गया है। अब आज उसको वो डिक्लेयर भी कर देंगे। और वो हो सकता है कि वहां श्रीलंका जब आ रहा हो तो उसकी एयरपोर्ट पे एड़ी मोच हो जाए और उसके बाद पता चले कि अब केएल राहुल तो आ नहीं सकते क्योंकि उनको फिर से निगल हो गया है एयरपोर्ट की सीढ़ी चढ़ते हुए। वो इतना तो डेलिकेट है। अब पता नहीं ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब आज की टीम जो डिक्लेयर होने वाली है, मुझे लगता है सीधे सीधे तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा को ये बाहर कर देंगे। और ये बहुत बड़ी गलती मैं शुरू से कह रहा हूं कर चुके हैं और करने वाले हैं। ये जो यजुवेंद्र चहल को नहीं ले जा रहे हैं, ये इस पूरे वर्ल्ड कप में इनको सारी टीमों के लेग स्पिनर्स हंट करेंगे और इनको हर मैच के बाद चहल की याद आएगी। आज आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये हर मैच के बाद चहल को याद करेंगे और इनके ऊपर फिर गालियां पड़ेंगी और ये फिर बोलेंगे नहीं हमको बैटिंग स्ट्रांग करनी थी। बैटिंग स्ट्रांग कर लो, इसका मतलब ये है कि आखिरी वाले 8वें नंबर के जो बॉलर है बेचारा, उसकी बैटिंग के ऊपर आप भरोसा करो और फिर वहां कोसो उसको कि नहीं हमारा जो 8वें नंबर का बैट्समैन है वो, उसके पास छक्के मारने की काबिलियत नहीं है, या वो ऐसा नहीं कर पाया वैसा नहीं कर पाया। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि शुरू के 5 मुस्टंडे जो हैं बैट्समैन वो क्या कर रहे हैं। वो मैं मुस्टंडे ही कहूंगा इनको। ये इनके दिमागों पे बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है। ये लोग किसी काम के नहीं है, ये लोग दिमाग घर पे रख के आते हैं और ये लोग आपकी ऐसी जगह नाक कटवाएंगे कि आप लोग भी देखते रह जाएंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। चलिए, मैच तो हो गया, जीत गई इंडिया, आपको भी बधाई हो। आज देखते हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका क्या करते हैं। ये डू और डाई का मैच है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन मुझे लगता है श्रीलंका भारी पड़ेगी। मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।